नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास कि जो रीजन वर्ड है जिसका कि बहुत प्रयोग किया जाता है, ह्यूमन राइट में भी आपको देखने को मिल जाएगा और इंटरनेशनल लॉ में भी देखने को मिल जाएगा। इसका क्या मीनिंग या अर्थ है? तो जनरली हम देखें, जब हम वर्ड रीजन की बात करते हैं तो क्षेत्र या किसी भूभाग से संबंधित ये होती है। अब आप कहेंगे कि भाई ये वर्ड रीजन इसको क्यों जानना जरूरी है? तो इसको जानना जरूरी इसलिए है कि जनरली जो हमारा इसका बारे में परसेप्शन होता है, जब हम इसके बारे में सोच रखते हैं, वो ये है कि भाई किसी विशेष भूभाग में या किसी विशेष एरिया में जो लोग संगठन बनाते हैं उसको कहा जाता है कि भाई ये रीजन बेस्ड या रीजनल, जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या रीजनल कन्वेंशन होती हैं या रीजनल अरेंजमेंट होते हैं, ये उसी तरह से काम करते हैं। ये बात सही है कि ये इसी तरह से काम करते हैं, पर ये जरूरी नहीं है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो देश इस तरह की रीजनल कॉपरेशन या रीजनल अरेंजमेंट, कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जब बनाते हैं, वो जो हैं वो किसी निश्चित भूभाग के देश ही हों। और सिंप्लीफाई करें इसको, तो जैसे कि अगर कोई मान लीजिए अरेंजमेंट या कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस या कोई संगठन बनता है रीजनल, जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो है एशिया के भी 2-4 देश हो सकते हैं, 2-4 या 5-10 देश जो है वो अफ्रीका से भी हो सकते हैं, जो अमेरिका से भी 2-4, 5-10 कंट्री हो सकती हैं, यूरोप से भी हो सकती हैं। यानी इस तरह से अलग अलग महाद्वीप या कॉन्टिनेंट से कंट्रीज मिलके भी कोई जो है वो रीजनल जो कॉपरेशन, अरेंजमेंट या संगठन या कोई कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस जो है वो बना सकते हैं या कर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि किसी एक महाद्वीप या जो कॉन्टिनेंट है उसी की कंट्रीज में इंक्लूड हो, उसमें जो दूसरे कॉन्टिनेंट हैं उनकी कंट्रीज भी इंक्लूड हो सकती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो रीजनल अरेंजमेंट है या क्षेत्रीय जो व्यवस्थाएं हैं या जो कॉन्फ्रेंस एंड सम्मेलन है, ये क्यों बनते हैं और ये किस आधार पर बनते हैं? तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो इंटरेस्ट का होता है, यानी कि अपने अपने हित जो होते हैं उनको देखा जाता है। और ये जो हित या इंटरेस्ट हैं वो इकोनॉमिक हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, वो डिफेंस के पर्पज से हो सकते हैं, वो कल्चरल भी हो सकते हैं, उनमें रेस जो अपनी प्रजाति है, जाति है, उसको लेकर भी कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं। यानी कि जैसे बात करें हम नेटो की, तो नेटो क्या है? एक डिफेंस पर्पज से बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी सिक्योरिटी के बारे में काम करती है। तो अमेरिका जो है यहाँ पर वो एक लीडर है, तो उसने अपने हित और बाकी सब देश जो नेटो में इंक्लूड हैं उनके हितों को साधने के लिए इस व्यवस्था या इस संगठन का जो गठन किया था। अब यहाँ पर पर्पज क्या है? डिफेंस। तो ये सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया है, तो ये उनका एक इंटरेस्ट या हित है। और इसी तरह से अलग अलग और भी संगठन हैं जिसमें बहुत सारे नेम आपको स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं। तो ये सारे अपने किसी पर्पज या इंटरेस्ट को लेकर बनाए गए होते हैं। अब एक और बात है इस रीजनल जो वर्ड है उससे जुड़ी हुई, जो कि है लिमिटेड कम्युनिटी। यानी कि जब भी इस तरह के रीजनल अरेंजमेंट बनते हैं तो वहाँ पर जो आपकी कम्युनिटी है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, अगर हम उसको कंपेयर करें इंटरनेशनल कम्युनिटी से, है ना। जैसे यूएन है तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है लगभग, पर जब ये रीजनल अरेंजमेंट बनते हैं तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स में बनते हैं, यानी कि इनका जो दायरा है वो सीमित होता है। और इस तरह के रीजनल अरेंजमेंट या रीजनल कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंसेस या संगठन जो है बनाने की बात जो है वो लीग ऑफ नेशन के अंदर भी की गई थी, और यूनाइटेड नेशन का जो घोषणा पत्र या चार्टर है उसके अंदर भी ये बात कही गई थी। यानी कि सिंपली कहा जाए कि भाई वो इन संगठनों का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि इस तरह के संगठन, कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशन रीजनल लेवल पर होनी चाहिए। अब एक और प्रश्न उठता है कि भाई अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट में और रीजनल एग्रीमेंट में, तो फिर एक देश जो कि इन दोनों की पार्टी होता है या इन दोनों को अप्रूव करता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है या क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? तो उस सिचुएशन में आपको अपना रीजनल जो है उसको त्याग करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको भारतीय संविधान में देखने को मिल जाता है कि कंकरेंट लिस्ट जो होती है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं, पर अगर दोनों ऐसा कर देते हैं तो जो स्टेट का कानून है वो इफेक्टिव नहीं होता है और सेंटर का जो है वो सुप्रीम होता है और वही इफेक्टिव होता है। और जहाँ तक बात करें ह्यूमन राइट के फील्ड में इस तरह के रीजनल अरेंजमेंट, कॉन्फ्रेंसेस या संगठन की, तो उसके लिए जो हमारा यूडीएचआर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो कहता है कि भाई आप इस तरह के संगठन, कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशन जो है वो करिए। और उसका ये भी मानना था कि जब इस तरह के रीजनल जो अरेंजमेंट बनते हैं, कन्वेंशन होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, संगठन बनते हैं ह्यूमन राइट के फील्ड में, तो उससे क्या होता है कि ह्यूमन राइट का फील्ड जो है वो और इफेक्टिवली काम करता है, क्योंकि रीजनल या क्षेत्रीय लेवल पर जो एक संगठन अच्छा काम कर सकता है उतना इंटरनेशनल लेवल पर नहीं किया जा सकता है। और यूनाइटेड नेशन का ये भी कहना है कि भाई हम भी ओवरबर्डन हो जाते हैं, यानी कि हमारे पर भी जो दायित्व हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब हमें पूरी दुनिया को देखना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि रीजनल लेवल पर भी जो ह्यूमन राइट है उनको प्रमोट किया जाए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इस लेवल पर या इसको लेकर जो प्रोग्रेस या उन्नति होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हुई है, वो स्लो रही है, और उसकी गति जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इन सब चीज़ों को और प्रमोट किया जा सके और ह्यूमन राइट का जो फील्ड है उसको जो है वो लोकल लेवल पर भी अच्छे तरीके से चैनलाइज किया जा सके। धन्यवाद।